नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। दिन के 12 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर। खबरों को विस्तार से जाने उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। राज्यसभा में राणा सांगा के मुद्दे पर तीखी नोकझोंक। सभापति ने कहा, राणा सांगा एक वीर योद्धा। दोनों ही सदनों में अहम विधेयक सूचीबद्ध। लोकसभा में तटीय व्यापार बढ़ाने और शिपिंग उद्योग की मजबूती से जुड़े बिलों पर चर्चा। राज्यसभा में वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक के भी पास होने की उम्मीद। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता बनर्जी के भाषण के दौरान हंगामा। कोलकाता रेप मर्डर समेत कई विषयों पर लोगों ने पूछे तीखे सवाल। बीजेपी के अमित मालविया ने शेयर किया वीडियो। कहा, पश्चिम बंगाल के लिए कलंक है ममता बनर्जी। पंजाब में आज किसानों का प्रदर्शन। 31 मार्च को मंत्रियों के घर का होगा घेराव। शंभू और खनौरी बॉर्डर से जबरन हटाए गए थे किसान। उत्तर प्रदेश में अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट। संभल, मेरठ, प्रयागराज समेत कई इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। करीबी संबंधों का युग खत्म। आप खबरें विस्तार से और सबसे पहले बात संसद की कार्यवाही से जुड़ी हुई। उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की आज कार्यवाही की शुरुआत राणा सांगा को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के साथ हुई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में मर्यादित आचरण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राणा सांगा एक वीर योद्धा थे। उन्होंने युद्ध में अपना हाथ गंवा दिया था। राणा सांगा was such a venerable figure. He lost his one hand, he lost his one leg, he lost half of his body fighting valiantly. And symbol of chivalry, symbol of patriotism, symbol of nationalism, and to the last drop in his body, he fought. I saw it as a child. For 6 years, the fort was in front of my house, at a distance, but visible. I would urge everyone, we have heroes all over. We have Shivaji, we have Rana Sanga, we have Maharana Pratap, number of them and in every communities we have, every community. We have Birsa Munda, means anyone. I would therefore want this House to unanimously endorse that as members of this House, we will maintain highest rectitude when it comes to sensitive issues. वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राणा सांगा को लेकर जो वक्तव्य दिया गया है वो खेदजनक है। किसी को भी देश के हीरो का अपमान करने का हक नहीं है। देश का हीरो को अगर इंसल्ट करता है तो मैं नहीं मानता हूं कि ये मुद्दा सिर्फ हमारे रामजीलाल सुमन जी का अकेला का है। वो बहुत सीनियर एमपी है, हम लोग लोकसभा में भी साथ रहे हैं, कई साल पहले भी यहाँ आए हैं। इसको मैं इज्जत देता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, एक साथी के तौर पर। लेकिन जो राणा सांगा को लेकर के जो वक्तव्य दिया, अगर यहाँ से हटा भी दिया, वो बाहर सोशल मीडिया और न्यूज़ में तो वो तो बिल्कुल चल रहा है। और सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। इसलिए मैं आपके बात को सहमत करते हुए मेरा तरफ से ये दरखास्त है, हम लोग आपका स्टेटमेंट को, ऑब्जर्वेशन को एंडोर्स करते हुए विशेष करके जो इंडी गठबंधन है कि नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूँ, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट को खंडन कीजिए। और चेयरमैन साहब ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, कोई भी रीजन, कोई भी जाति का नेशनल हीरो को अपमान नहीं करना चाहिए, देश में भी और इस सदन में भी। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस विषय पर कहा कि जो विषय है उसके दो पहलू हैं।
रामजीलाल सुमन ने अमर्यादित बोल बोले हैं। पहले तो बोला, फिर उसके बाद उसे दोहराया। उन्होंने देश को बांटने वाली बात कही है। इक्वली निंदनीय है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इतने वरिष्ठ राजनेता होने के बावजूद इसको एक ऐसा ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं जो बार बार ये करते हैं। इस सदन में कई बार हमने देखा है कि जात पात पे देश को बंटवारा करना, जात पात पर लोगों के बीच में गलत भ्रमित करना, फॉल्स नैरेटिव बनाना, ये जो खड़गे जी का बार बार करने की कोशिश होती है वो भी उतनी ही निंदनीय है। अब समय आ गया है दुनिया को, देश को इस सदन से एक मैसेज जाए, इस सदन से एक आवाज गूंजे कि पूरा सदन एक आवाज में, एक स्वर में रामजीलाल सुमन जी के वाक्य को, उनके जो बात उन्होंने कही है उसको कंडेम करता है, उसको निंदनीय मानता है। वहीं राज्यसभा की आज की आगे की कार्यवाही की बात की जाए तो राज्यसभा में वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होगा। यह विधेयक भारत में लागू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कानूनी प्रभाव देने का प्रयास करता है। विमान और मोबाइल उपकरणों से संबंधित इन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को भारत ने 2008 में स्वीकार किया था। तो आपको बता दें कि इस समय राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है। वहां संसद का बजट सत्र के दूसरे चरण में ये कार्यवाही चल रही है और आज कई विधेयक जो हैं वो सूचीबद्ध हैं। जिसमें राज्यसभा की बात की जाए तो आपको बता दें कि कई ऐसे विधेयक हैं जो पारित होने के लिए रखे जाएंगे। राज्यसभा में वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 पर चर्चा होनी है। साथ ही साथ भारत में लागू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कानून प्रभावी देना इनका उद्देश्य है। लोकसभा की बात कर लेते हैं तो लोकसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान रसायन और उर्वरक मंत्रालय से उर्वरकों की कीमतों से जुड़ा प्रश्न पूछा गया। प्रश्न का उत्तर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिया। इसके साथ ही आयुष मंत्रालय से आयुष्मान योजना के अंतर्गत आयुर्वेद संस्थान से जुड़ा सवाल पूछा गया। प्रश्न का जवाब आयुष मंत्री प्रतापराव गणपतराव जाधव ने दिया। लोकसभा की आज की आगे की कार्रवाई बात की जाए तो आज भारतीय पतन विधेयक 2025 पेश किया जाएगा। विधेयक का पतन पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे। विधेयक के माध्यम से एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने, व्यापार को आसान बनाने और भारत के समुद्र तट का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। वहीं लोकसभा में आज तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए सदन में प्रस्तुत होगा। और हमारे साथ राज्यसभा में हुए हंगामे और संसद के आगे की कार्रवाई पर हमारे संवाददाता इस समय कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा कुमार का रुख करेंगे। कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होते ही स्थगित हो गई और सपा के सांसद रामजीलाल सुमन ने जिस तरीके की टिप्पणी दी राणा सांगा पे, उसके बाद पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। अब 12 बजे फिर से कार्यवाही शुरू हुई होगी। क्या उसी पर ही अभी भी चर्चा चल रही है या आगे जो विधेयक सूचीबद्ध हैं उस पर चर्चा शुरू हुई है? देखिए, जो हंगामा शुरू हुआ, खासकर जब सदन की शुरुआत हुई 11 बजे करीब, तो जब सदन जैसे ही सदन शुरू हुआ उस समय हंगामा शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य थे वो ये मांग कर रहे थे कि रामजीलाल सुमन ने जो भी वक्तव्य दिया है राणा सांगा को लेकर के, इसके लिए वो माफ़ी मांगे और पूरा इंडिया गठबंधन जो है इसके लिए सदन में माफ़ी मांगे। लेकिन इसी बीच जब हंगामा होता रहा, सभापति ने भी दुख जताया कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया राणा सांगा के प्रति। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल में वो पढ़ते थे और उसके ठीक सामने सैनिक स्कूल था जहां हम सैनिक स्कूल में पढ़ते थे। ठीक सामने चित्तौड़गढ़ का किला था जहां पे हम रोज उसको देखते थे। और राणा सांगा के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी एक हाथ गंवाई, एक पैर गंवाया और पूरा आधा अपना शरीर का हिस्सा गंवा दिया युद्ध करते करते, वीरता से लड़ते हुए। और उनके बारे में इस तरीके की बातें कहना। और सबसे बड़ी बात है कि जब उनसे पूछा गया, हालांकि एक्सपंज कर दिया गया राज्यसभा में उनके इस वक्तव्य को, लेकिन बाहर जब उनसे मीडिया में पूछा गया तो उन्होंने बाहर जवाब दिया कि मैं बोला था और जब तक जिंदा रहूंगा अपने वचन पर कायम रहूंगा। तो इसको लेकर के बहुत भारी हंगामा हुआ। और दूसरा ट्विस्ट तब हुआ जब मल्लिकार्जुन खड़गे जब खड़े हुए बोलने के लिए कि जिस तरीके से मैं राणा सांगा का सम्मान करता हूं और उनके प्रति उनकी वीरता को भी मैं सलाम करता हूं, लेकिन जिस तरीके से एक दलित के घर पे
हमला किया गया, बुलडोजर ले जाया गया, वो निंदनीय है। इस पर बहुत बड़ा बवाल हो गया कि सत्ता पक्ष, आपने पीयूष गोयल को भी सुना, तो पीयूष गोयल ने कहा कि इस मामले को जातिगत चीज़ों से जोड़ना एक बहुत ही निंदनीय है, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो इस मामले को इस तरीके से दलित और अगड़ा पिछड़ा करना और जात पात करना ये अति निंदनीय है, और इंडी गठबंधन के नेताओं को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इसको लेकर के जवाब तलब होते रहा, और उसके बाद लास्टली सभापति महोदय को एडजर्न करना पड़ा राज्यसभा की कार्रवाई को। लेकिन अब जब 12 बजे कार्रवाई की शुरू हुई है तो प्रश्नकाल अभी चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, अभी कोई हंगामा नहीं हो रहा है। जी, इसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक बड़ी बात कह डाली इस बीच कुमार आलोक, जिस पर पीयूष गोयल की भी प्रतिक्रिया आई। पीयूष गोयल की भी प्रतिक्रिया आई। इसके अलावा जो किरण रिजिजू है संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने भी इसकी कड़ी भर्त्सना की, और इस मामले को दलित और अगड़ा और पिछड़ा से जोड़ने की जो बात कही गई, मल्लिकार्जुन खड़गे एक सीनियर मेंबर हैं, और इस तरह की सतही बातें कहना जिसको लेकर के सत्ता पक्ष की ओर से इसकी कड़ी निंदा की गई। हालांकि इसके लिए रामजी लाल सुमन भी सदन में मौजूद हैं, उनको भी बोलने का मौका दिया गया कि वो अपना वक्तव्य रखें, लेकिन इसी बीच इतना शोर हुआ कि सभापति महोदय को एडजर्न करना पड़ा हाउस को। जी, साथ साथ अगर लोकसभा की कार्यवाही की बात की जाए तो प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला कहीं ना कहीं, और अगर राज्यसभा की आगे की कार्यवाही की बात की जाए तो कई ऐसे विधेयक हैं जो आज पेश किए जाने, और साथ ही साथ क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है तो निजी विधेयक का भी दिन है। कुमार आलोक जी, महत्वपूर्ण मूल है, जैसा कि आपने बताया, एयरक्राफ्ट समुद्री बंदरगाहों को किस तरीके से विकसित किया जाए, इसको लेकर के बिल पेश किया जाएगा और उसको पास भी कराया जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं कि जो राज्यसभा में हंगामा चल रहा था, उस समय लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्रवाई बहुत ही स्मूथली चल रही थी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए सदस्यों के द्वारा, खासकर बिहार की जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्थिति है उसको लेकर सदस्यों ने कई सवाल पूछे, और स्वास्थ्य मंत्री ने इसका जवाब दिया। एक सदस्य ने, जो अभय सिंह कुशवाहा हैं, औरंगाबाद बिहार के सांसद, उन्होंने पूछा कि पटना के एम्स में सीटें काफ़ी कम हैं और उन सीटों को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो स्वास्थ्य मंत्री का जवाब था कि आने वाले दिनों में 75,000 सीटें पूरे देश में जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन था कि पाकिस्तान में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है उसके लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार की ओर से जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि हमने सारे फोरम में इस चीज़ को उठाया है, लेकिन जो माइंडसेट है पड़ोसी देश का, पाकिस्तान का, उस माइंडसेट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वही चीज़ बांग्लादेश के बारे में हुआ कि वहाँ के अल्पसंख्यकों पर जो आक्रमण हो रहा है, उन पर अपराध हो रहे हैं, उसके लिए सरकार क्या कर रही है। और निशिकांत दुबे ने ये प्रश्न किया कि क्या पाकिस्तान में जो हमले हुए हैं, अत्याचार हुआ है अल्पसंख्यकों पर, क्या सरकार इसको UN में जाकर इस मसले को उठाएगी। तो विदेश मंत्री ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। जी कुमार, चलिए, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। तो राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गई है प्रश्नकाल के साथ। फिलहाल कुमार, सभी जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ते। ममता बनर्जी एक बार फिर विवादों में आ गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ऑक्सफोर्ड के लॉ कॉलेज में आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। भाषण के दौरान स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के छात्र नेताओं ने ममता से कोलकाता के RG कर रेप मर्डर केस से जुड़े मुद्दे पर सवाल किए और उनके भाषण का विरोध भी किया। SFI UK के छात्रों ने लगाए गो बैक के नारे। छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर ममता बनर्जी ने नाराज होकर अपने राज्य के शासन मॉडल की बात कही। उन्होंने कहा कि उनके राज्य में भेदभाव की अनुमति नहीं है और वह समाज के सभी वर्गों के कल्याण की प्राथमिकता देती हैं। वहीं SFI UK ने एक बयान में विरोध प्रदर्शनों की जिम्मेदारी लेते हुए माना कि उन्होंने ममता के झूठ का विरोध किया है। ये भी कहा कि सामाजिक विकास के सबूत मांगे जिसका ममता अग्रणी होने का दावा करती हैं। छात्र नेताओं ने अपने बयान में ये भी कहा कि ममता बनर्जी और TMC के भ्रष्ट अलोकतांत्रिक शासन के विरोध में वे अपनी आवाज उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इस घटना की निंदा की जा रही है। TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा है कि इस मामले में कदम उठाना विश्वविद्यालय प्रशासन और इंग्लैंड पुलिस का काम है। I totally condemn it. Oxford University is not Mamta's own place. She went there on invitation.
So, what can we do? It is for the Oxford University authorities and the England police to take steps in this matter. Besides this, I have no personal information. Just to get publicity, they have done this. No reason. और इसी मामले पे बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेर लिया है। भाजपा नेता और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर ममता बनर्जी के एक इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा पोस्ट किया है। पहले वो देखिए, फिर बताते हैं कि उन्होंने अपनी पोस्ट में क्या लिखा है। India has already overtaken the UK. We are now the 6th largest economy. India is the 5th largest economy. Soon it will be the 3rd largest economy in the world. By 2060, I predict it will be the number 1 economy in the world. And Who? India as a country. So I will defer that. और इसी पोस्ट पर अमित मालविया ने लिखा है कि ममता बनर्जी को भारत की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से परेशानी है। ये वाकई शर्मनाक है। विदेशी धरती पर ऐसा व्यवहार कौन करता है। उन्होंने आगे लिखा कि बंगाली हिंदुओं ने लंदन के लॉ कॉलेज में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का विरोध किया और आरजीकर में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या, संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध, हिंदुओं के नरसंहार और व्यापक भ्रष्टाचार के लिए उन्हें दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ नारे लगाए। अमित मालविया ने साथ ही लिखा कि ममता पश्चिम बंगाल के लिए कलंक है। हिंदू बंगाली प्रवासी उन्हें बंगाल की विरासत को नष्ट करने और उन्हें इस तरह की बदनामी में डालने के लिए मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ब्रिटेन यात्रा और उनके बयान पर बीजेपी नेताओं के लगातार बयान आ रहे। दिलीप घोष ने कहा है कि ममता आरजीकर कॉलेज में जो हुआ उसका जवाब देना होगा। वहीं प्रदीप भंडारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे डाली है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। अब ममता बनर्जी भी राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल रही हैं। ममता बनर्जी लंदन जा रहे हैं, भाषण देंगे तो वहाँ के लोग पूछेंगे आरजीकर में क्या हुआ। आज आरजीकर जैसा घटना तो पूरे बंगाल में हो रही है। महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं। सबसे नाबालिग का शादी लड़कियों की बंगाल में हो रही है। हजारों लड़कियाँ प्रेग्नेंट है, अंडर एज। क्यों हो रहा है? ये क्या चल रहा है समाज में, ये सबको मालूम है। तो वो अगर प्रश्नों कोई करेगा उत्तर देना है, आप बिगड़ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, कौन छोड़ेगा आपको। इंडी अलायंस का हर नेता जब भी भारत के बाहर जाता है वो भारत का अपमान करता है और देश के खिलाफ अपनी घृणा को एक्सपोज करता है। राहुल गांधी पूर्व में कई बार ऐसा कर चुके हैं और अब ममता बनर्जी राहुल गांधी के कदमों पर आगे बढ़ चुकी है। जब एक इंटरव्यूअर ने लंदन में ये पूछा कि भाई भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है और यूके नंबर 6 की अर्थव्यवस्था है और 2060 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होगा, तो ममता बनर्जी बोलती है नहीं, मैं इससे अग्री नहीं करती। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि भले वो ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी हो, इनके जहन में भारत के प्रति घृणा है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। रिफंड ही नहीं आया। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कथित तौर पर नोटों का ढेर मिलने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में 1991 के एक फैसले को भी चुनौती दी गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि भारत के प्रधान न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के बिना हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। जस्टिस वर्मा के घर 14 मार्च को होली के दिन आग लग गई थी। फायर सर्विस की टीम जब उसे बुझाने गई तो स्टोर रूम में उन्हें बोरियों में भरे 500 रुपए के अधजले नोट मिले थे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया गया है कि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आज कोर्ट में पुलिस की ओर से इसको लेकर रिपोर्ट दाखिल की गई। अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। कोर्ट में दायर शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद रही नीतिका शर्मा ने दिल्ली में विभिन्न जगहों पर बड़े आकार के होर्डिंग लगाकर जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। इस पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वह पश्चिम बंगाल सरकार को मालदा जिले के मोथाबारी में सनातनी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ तैनात करने का निर्देश दे। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर ममता सरकार एक बार फिर सवालों के घेरों में है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मोथाबाड़ी इलाके में सांप्रदायिक तनाव ने हिंसक रूप ले लिया है। उपद्रवियों ने कई दुकानों और घरों को निशाना बनाया। खासकर हिंदुओं की दुकानों और घरों पर हमले किए गए। मालदा हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांत मुजुमदार ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। सुकांत मुजुमदार ने कहा कि हिंसक भीड़ ने हिंदुओं को घेरा, उनकी दुकानों में तोड़फोड़ की। ममता बनर्जी की सरकार मूक दर्शक बनकर देखती रही। ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति की कीमत है हिंदुओं के लिए अराजकता, भय और अन्याय। आइए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इस समय मुस्तैद है। धरती से लेकर आसमान में पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। आज संभल की शाही जामा मस्जिद में रमजान माह के अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी। संभल जिले को 11 जोन और 28 सेक्टरों में बांटा गया है। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट समेत वरिष्ठ अधिकारी सड़कों पर भ्रमण करेंगे। सुरक्षा के लिए पीएसी और आरआरएफ की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से सड़कों पर, छतों पर नमाज ना अदा करने की भी अपील की गई है। अलविदा जुमा के लिए पहले चूँकि हर जुमे पर ही मजिस्ट्रेट की तैनाती होती रही है यहाँ पर, तो चूँकि ये आखिरी जुमा है रमजान माह का और संवेदनशीलता को देखते हुए 16 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक सभी को क्षेत्र में डिप्लॉय किया गया है कि वो क्षेत्र में संक्रमणशील रहेंगे और किसी भी तरह की स्थिति पर अपनी नज़र रखेंगे। इसके अलावा पुलिस, सिविल पुलिस, पीएसी और आरआरएफ की भी तैनाती की गई है। आज पंजाब में किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की घोषणा की है। सभी जिलों में किसान प्रदर्शन करेंगे। आपको याद होगा कि पंजाब पुलिस ने 19 मार्च को शंभू और खनौरी बॉर्डर से प्रदर्शनकारी किसानों को जबरन हटाया था। पुलिस के इस एक्शन के खिलाफ किसानों ने आज पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसान नेताओं ने कहा है कि जिला स्तर पर डीसी दफ्तरों पर प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके बाद 31 मार्च को पंजाब सरकार के मंत्रियों के घरों पर भी प्रदर्शन की घोषणा की गई है। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने अपील की है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किए जाएं। फसलों पर एमएसपी की गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर किसान धरने पर बैठे थे और जब उन्हें वहां से पंजाब पुलिस ने हटाया तो किसानों के टेंट और तंबू भी उखाड़ दिए गए, जिससे उनका करोड़ों का नुकसान हो गया, जिसकी उन्हें भरपाई चाहिए। किसानों ने कहा कि जब तक उनकी 12 प्रमुख मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। इन मांगों में मजदूरों को बेहतर दिहाड़ी और कानूनी व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण मांगे शामिल हैं। इस आह्वान के चलते हुए 28 मार्च का दिन जो है ये किसानों के ऊपर हुए एक दमन के विरोध में उठ रही आवाज का प्रतीक होगा और ये प्रतीक होगा कि आज के बाद जो किसान हैं वो संगठन, वो मोर्चे अलग अलग मोर्चों में हैं, उनके बेशक अलग अलग मतभेद भी हैं, लेकिन वो जरूर ही
दमन के विरोध में नहीं बल्कि वो पूरे अपने मुद्दों के लिए, अपनी मांगों के लिए, देश के लोगों के लिए वो अपने संघर्ष को एकजुट लड़ेंगे। और आज इसरो ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। हाल ही में भेजे गए अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेडेक्स की 2 सैटेलाइट्स में से एक को चारों तरफ घुमाने के बाद फिर से अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस लौटाया है। इस प्रक्रिया को रोलिंग या रोटेटिंग प्रयोग कहा जा रहा है। यह तकनीक भविष्य में होने वाले चंद्रयान 4 के नमूने वापसी मिशन और गगनयान के मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगी। इसरो को अलग अलग परिस्थितियों में डॉकिंग करनी होगी, जिसके लिए स्पेडेक्स मिशन के तहत कई और प्रयोग किए जाएंगे। इसरो अगले महीने एक और डॉकिंग परीक्षण की योजना बना रहा है। इस परीक्षण से इसरो को यह समझने में मदद मिलेगी कि किसी चीज को अलग अलग दिशाओं से एक खास जगह पर वापस कैसे लाया जा सकता है। इसके अलावा ये चेक किया जाएगा कि क्या डॉकिंग की लंबवत रूप से किया जा सकता है। इसी कड़ी में इसरो के अध्यक्ष ने कहा है कि इसरो स्पेडेक्स के हिस्से के रूप में और अधिक डॉकिंग संचालित करेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।